नमस्कार, मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट, आप सभी का जोहार एडू कैंपस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सबकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा था। पोषण एवं ऊर्जा का आधार ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन और हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन पढ़ा था। अनुक्रमण शब्द का प्रयोग हल्ट ने 1885 स्वीडन में किया है और प्रक्रियात्मक परिभाषा का श्रेय क्लीमेंट्स को जाता है। अब पारिस्थितिक स्तर के बारे में मैंने ये सब बता दिया था आप लोगों को। की स्टोन स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, की स्टोन स्पीसीज के बारे में मैं बताऊं कि अगर कोई परितंत्र है और उस परितंत्र में कोई जीवधारी है जो उस पूरे परितंत्र की देखभाल करता है तो वो की स्टोन स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए जंगल है, उस जंगल में जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतुओं का भरण पोषण उस जंगल के द्वारा संपन्न होता है। अगर किन्हीं कारणवश जंगल में सूखा पड़ जाए, जंगल में जो पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनमें फल फूल समाप्त हो जाए तो जीवधारियों को भोजन के लिए बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो उस जंगल में एक प्लांट है जिसका नाम है अंजीर। तो अंजीर का जो वृक्ष होता है वो अपने ऊपर बहुत सारे फल उत्पादित करता है, बहुत ज़्यादा फल उस पर लगे होते हैं। तो उन फलों को खाकर वहाँ के जीव जंतु जो हैं वो उस फलों के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस पूरे के पूरे परितंत्र का इसे की स्टोन स्पीसीज कहा जाएगा। की स्टोन स्पीसीज 1969 में इस अवधारणा को रॉबर्ट टी पेन नामक वैज्ञानिक ने की स्टोन स्पीसीज के बारे में बताया था और कहा कि वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हें की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर की विभिन्न जातियां क्रांति कड़ी जातियां हैं। ये प्रचुर मात्रा में फलों का उत्पादन करती हैं। भोजन के अभाव में ये फल बंदर, चमगादड़, पंछी द्वारा खाए जाते हैं। इसलिए अंजीर के इस पौधे को की स्टोन स्पीसीज के रूप में जाना जाएगा बेटा। अब देखो, दूसरा है इकोलॉजिकल नीके। इकोलॉजिकल नीके भी कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजिकल नीके है क्या। देखो, इसका मतलब होता है सूक्ष्म आवास, यानी कि एक ऐसा आवास जिसमें कोई जीवधारी, कोई भी एक स्पीसीज रहता है और अपने जीवन की समस्त क्रियाएं संपन्न करता है। खान पान, रहन सहन, प्रजनन और जितनी भी जीवन की क्रियाएं होती हैं उस आवास में वो संपन्न करता है। उसे इकोलॉजिकल नीके के नाम से जाना जाता है बेटा। इकोलॉजिकल नीके दो प्रजातियों द्वारा साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि साझा करने से प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी जब तक कि प्रजातियों में से एक विस्थापित न हो जाए। तो ये इकोलॉजिकल नीके कहलाता है। इसके कई प्रकार हैं बेटा। हैबिटेट नीके होता है, फूड नीके होता है, रिप्रोडक्टिव नीके होता है, फिजिकल केमिकल नीके होता है। यानी कि रहन सहन, खान पान और प्रजनन और जीवन की समस्त क्रियाएं जब कोई स्पीसीज किसी आवास में पूर्ण करता है तो वह इकोलॉजिकल नीके के रूप में जाना जाता है। और इकोलॉजिकल नीके जो होता है, इनमें दो प्रजातियों द्वारा इसे साझा नहीं किया जा सकता, क्योंकि साझा करने से प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। अब देखो बेटा, ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में कभी पूछा जा सकता है कि इकोटोन किसे कहते हैं। देखो, जो दो परितंत्र है, अगर दोनों परितंत्र आपस में जुड़ जाए तो इस परितंत्र में कोई अलग प्रजातियां हैं, इस परितंत्र में अलग प्रजाति है। अगर ये दोनों जिस जगह पर जुड़ते हैं तो उस जगह पर इस परितंत्र की भी प्रजातियां पाई जाएंगी, इस परितंत्र की भी प्रजातियां पाई जाएंगी। यानी दोनों परितंत्रों की प्रजातियां इस अति संक्रमणकालीन एरिया में जहां ये ओवरलैप कर रहे हैं यहां पाई जाएंगी। यहां सर्वाधिक विविधता देखने को मिलता है, जैविक विविधता देखने को मिलता है। तो इस स्थान को इकोटोन के नाम से जाना जाएगा और ये जो स्थान होता है जोन ऑफ टेंशन कहा जाता है। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन ऑफ टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। दिस इज द ट्रांजिशन जोन ऑफ टू और मोर देन टू इकोसिस्टम। दिस इज द इकोटोन। एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन इज मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है बेटा, दिस इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन
मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी एक तरफ मरीन और एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जो अति संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, दिस इज द इकोटोन। मतलब आशा करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये इकोटोन कहलाता है बेटा। अब एज इफेक्ट किसे कहते हैं? एज इफेक्ट का मतलब होता है कि वो स्थान जो इकोटोन के रूप में जाना जा रहा है, वहां जैविक विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा स्थान जहां जैविक विविधता बहुत ज्यादा देखने को मिले तो उसे एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ये देखिए, ये दो परितंत्र हैं, इस जगह पर विविधता देखने को मिलता है। यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है। जो दो परितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधता पाई जाती है। जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं बेटा, उस स्थान पर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। इस एज इफेक्ट में जहां दो क्षेत्र परस्पर व्याप्त होते हैं, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी एज इफेक्ट किसे कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा जहां दोनों परितंत्र आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, जहां दोनों परितंत्र आपस में जुड़ रहे हैं, उस क्षेत्र को बोला जाता है बेटा, या उसको बोला जाता है एज इफेक्ट। जैसे उदाहरण के रूप में दे लीजिए, नदी के किनारे घास का मैदान जो है वो एज इफेक्ट है। पर्वत और घाटी जहां मिलते हैं वो एज इफेक्ट कहलाता है। जंगलों का जो अंतिम बिंदु है वह भी एज इफेक्ट है। तो दिस इज द एज इफेक्ट। आई होप कि आपको ये एज इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा फूड चेन क्या होता है? फूड चेन के बारे में मैंने बताया था कि इस परितंत्र में क्या है कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पाया जाता है। सबसे नीचे प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्शियरी, टर्शियरी के बाद टॉप कार्निवोर्स होता है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है ये सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करता है। फिर वो जो फूड मटेरियल बनाता है उसको प्राइमरी कंज्यूमर यूज करता है। प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है टर्शियरी, और टर्शियरी को खाता है टॉप कंज्यूमर्स। तो ये जो है ये एक चेन के रूप में चल रहा है, यानी प्रोड्यूसर से उपभोक्ता के टॉप लेवल तक का जो फूड मटेरियल्स का या जो ट्रॉपिक लेवल होता है, जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिस इज द फूड चेन। इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और फूड चेन इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, कभी बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता। प्लांट्स देखिए, प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स खाता है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाता है, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स खाता है। ये ऐसे चलता है। इस पूरी की पूरी श्रृंखला को चेन रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज द यूनी डायरेक्शनल चेन रिएक्शन, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। दैट्स वाई दिस इज द फूड चेन। इसी को कहते हैं फूड चेन कहा जाता है बेटा। उसी तरीके से मरीन फूड चेन होता है। मैंने मरीन इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया था कि जो मरीन इकोसिस्टम होता है या एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल सकते हैं, तो आप सबको मालूम है कि जलीय परितंत्र में आपको फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है, जू प्लैंक्टन पाया जाता है, स्मॉल फिशेज होती हैं, लार्ज फिशेज होती हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन इज द प्रोड्यूसर, ये उत्पादक होता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करता है। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन होता है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोज्य पदार्थ बनाता है, और इस फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, जिसे जंतु प्लवक कहते हैं। जू प्लैंक्टन को खाते हैं स्मॉल फिशेज, और स्मॉल फिशेज को खाती हैं लार्ज फिशेज। ये आपका एक एक्वेटिक सिस्टम या मरीन इकोसिस्टम का एक फूड चेन कहा जाता है। आशा करते हैं कि ये फूड चेन आपको समझ में आ गया होगा। जब कई फूड चेन मिलते हैं बेटा तो उसे बोला जाता है, उसे बोलते हैं फूड वेब, उसे बोलते हैं फूड वेब। हाँ, हेलो गाइस, तो हमने आप लोगों को फूड चेन के बारे में बता दिया, फूड चेन वगैरह क्या होता है। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे वेटलैंड इकोसिस्टम या आर्द्र भूमि परितंत्र के नाम से जानते हैं। आर्द्र भूमि परितंत्र जो होता है, जिसे वेटलैंड इकोसिस्टम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? यह गहरे जलीय और स्थलीय परितंत्र के बीच का संक्रमण वाला क्षेत्र होता है। जो गहरे जलीय और स्थलीय परितंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र हो, उसे बेटा आर्द्र भूमि के नाम से या वेटलैंड के नाम से जाना जाता है।
जो आर्द्र भूमि में उगने वाले पौधों को मैक्रोफाइट कहते हैं। याद रखिएगा, जो आर्द्र भूमि होती है या वेटलैंड होता है, इस वेटलैंड में उगने वाले पौधों को मैक्रोफाइट के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमि को, जो वेटलैंड होता है, इसे बेटा प्रकृति का किडनी कहते हैं। प्रकृति की किडनी क्यों कहा जाता है? किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। हम अपने जो फूड मटेरियल वगैरह इंटेक करते हैं, जो ब्लड बनता है, उस ब्लड को फिल्टर करता है हमारा किडनी, और ब्लड को फिल्टर करके वो यूरिन बनाता है, और यूरिन को शरीर से बाहर निकालने के लिए उसको यूरिनेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारे उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसी तरीके से नेचर में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं। उन प्रदूषकों को ये एब्जॉर्ब करता है वेटलैंड, और एब्जॉर्ब करता है और वातावरण को, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में मदद करता है। इसीलिए बेटा इसे प्रकृति का किडनी कहा जाता है आर्द्र भूमि को। आर्द्र भूमि या तो अंतःस्थलीय हो सकती है या तटीय होती हैं। ये जो आर्द्र भूमि होती है या वेटलैंड जिसको कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक अंतःस्थलीय होता है और एक तटीय होता है। अंतःस्थलीय का मतलब होता है इनलैंड, जिसे इनलैंड कहा जाता है। जैसे अंतःस्थलीय जो है, झील हो गया, तालाब हो गया, दलदली भूमि हो गई, जलाशय हो गया, ये सब बेटा अंतःस्थलीय होता है। और जो तटीय होता है ना, ये जैसे मान लीजिए मैंग्रोव क्षेत्र हो गया, प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र हो गया, लैगून वाला क्षेत्र हो गया, या एक्वाकल्चर जिसे जलीय कृषि कहते हैं, ये सब तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आर्द्र भूमि इनलैंड और तटीय क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है। इनलैंड मतलब अंतःस्थली, अंतःस्थली में झील, तालाब, दलदली भूमि और जलाशय में ये बटा है। और तटीय जो मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, लैगून, जलीय कृषि, ये सब बोला जाता है। अब देखो बेटा, जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसर सम्मेलन स्थापित किया गया था। रामसर सम्मेलन जो था, ये 1971 में रामसर को, ईरान में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। रामसर सम्मेलन को, यह एक बहुउद्देशीय सम्मेलन है। बहुउद्देशीय सम्मेलन इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें आर्द्र भूमि और उसके संरक्षण और उसके युक्त उपयोग से संबंधित था। ये आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके संरक्षण के बारे में जानना, और उससे संबद्ध और भी जितनी जानकारियां हैं उसको प्राप्त करना और उनको संरक्षित करना, ये रामसर सम्मेलन के डिस्कस का विषय था। रामसर सम्मेलन में ये एक विषय के रूप में इसको रखा गया, जो ईरान में संपन्न हुआ था 1971 में। विश्व आर्द्र दिवस इसीलिए हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। और भारत जो था इस संधि में 1982 में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन वाली संधि में भारत जो है यह 1982 में शामिल हुआ था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की बात करें, तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 और 1986 के मध्य हुआ था। अब तक लगभग 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है। ये कुछ राज्य हैं और ये कुछ आर्द्र भूमि हैं। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी आर्द्र भूमि पाई जाती है, आपको लिखने के लिए 1, 2, 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। मुख्य परीक्षा का विषय है। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर आप चर्चा करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील, त्यों मोरीरी झील, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये सब आर्द्र भूमि के रूप में जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि, पोंगडैम झील, रेणुका आर्द्र भूमि जो भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, इसके बारे में हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से 1-2 नाम और मैं आपको बोल देता हूं। जैसे केरल है, केरल में अष्टमुड़ी, खस्टकोट्टा, वेम्बनाथ भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इस पर आप आर्द्र भूमियों की चर्चा आप कर देंगे। अब आर्द्र भूमि जो रामसर सम्मेलन के तहत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड लाया गया था। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो बना था, ये रामसर सम्मेलन के लिए इसको रखा गया था। जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड था, रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची पर रजिस्टर है। अगर आपसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इस पर चर्चा करना पड़ेगा जब भी आप आर्द्र भूमि की बात करें, रामसर सम्मेलन की बात करेंगे, तो आप मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जरूर आप बोलेंगे जो रामसर सम्मेलन से संबंधित है। आर्द्र भूमि की सूची यहाँ रजिस्टर की गई है। इसमें उन्हीं आर्द्र भूमियों को शामिल किया गया है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण
वहां के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन आया है। इन रिकॉर्ड में स्थलों को जोड़ना या हटाना उस क्षेत्र की पार्टीज की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ये आपका मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है। अगर आगे एक और इस क्वेश्चन को और भी बेहतरीन आप बनाना चाहते हैं और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो नोट करके अपने प्रश्न के नीचे जहां भी आप उत्तर लिखेंगे वहां नोट करके लिख सकते हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का पहला स्थल, अगर आप इसको दर्शा देंगे तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल पहला स्थल है बेटा। तो रामसर सम्मेलन जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए लाया गया, आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए रामसर सम्मेलन क्या है, कब लाया गया, भारत कब इसमें शामिल हुआ, और आर्द्र भूमि जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कि उसके और सब टाइप्स कितने हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया और उनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे। और आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो सूची शामिल की गई है उसको किस जगह पे पंजीकृत करते हैं, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में करते हैं। और ये भी बताया गया कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत का पहला स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में है। अब एक बेटा वेटलैंड रूल्स 2017 में इसी से संबंधित एक रूल्स आया था, वेटलैंड रूल्स आया था, और ये नियम निम्नलिखित आर्द्र भूमि परिसरों पर लागू होते हैं। जैसे रामसर के अधीन जो अधिसूचित भूमियां हैं, रामसर के अधीन जो अधिसूचित भूमियां हैं उनके लिए लाया गया। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित भूमियां हैं उसके लिए लाया गया। नए नियमों में क्या किया गया कि आर्द्र भूमि के गैर आर्द्र भूमि उपयोग हेतु परिवर्तन व प्रतिबंधित किया गया है। अस्थायी प्रकृति का कोई निर्माण इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। अवैध शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है इस क्षेत्र में, तो इसे बोला जाता है बेटा आर्द्र भूमि का संरक्षण। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड और वेटलैंड रूल्स 2017 आशा करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है जैव विविधता, इसके बाद बेटा रामसर सम्मेलन जो एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे जोहार एडू कैंपस में पढ़ने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके डायरेक्टर जो हैं जोहार एडू कैंपस के मिस्टर आर के पांडे सर। आर के पांडे सर का एक ही उद्देश्य है कि झारखंड में लोक सेवा आयोग का स्तर इतना ऊंचा कर दिया जाए, उनके विद्यार्थियों को इतना बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड किया जाए कि जिससे वहां के बच्चों को कहीं और ना जाना पड़े। आप लोग धन्यवाद दीजिए मिस्टर आर के पांडे सर को जो जोहार एडू कैंपस के डायरेक्टर हैं, जिनके मार्फत हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं, हम लोग आपसे मिल रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को बेहतरीन नॉलेज भी मिल रहा होगा, बेहतरीन जानकारी भी प्राप्त हो रही होगी। आप जरूर उनको धन्यवाद दीजिएगा मेरे कहने पर। आइए जैव विविधता हम लोग पढ़ते हैं। जैव विविधता बड़ा ही शानदार टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत बार जनरेट होता है आप लोग के यहाँ। देखिए, कभी जैव विविधता की बात की जाए ना तो जैव विविधता का मतलब होता है जहां जीवधारियों की बहुलता पाई जाए, जहां जीवधारियों की अत्यधिक संख्या पाई जाए और उनमें अत्यधिक संख्या पाई जाए और उनमें विविधता हो, तो उसे जैव विविधता के नाम से जाना जाता है बेटा। जैव विविधता का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन नामक एक पर्यावरणविद थे, इनको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। वाल्टर जी रोजेन ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। ये जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और जैव विविधता दशक के रूप में 2010 से या 2011 से 2020 तक का जो समय माना जाए, ये पूरा का पूरा जो 10 साल जो बीता है, इसे जैव विविधता दशक के रूप में जाना जाता है बेटा। जैव विविधता जो है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या बायोम में मिलने वाले पौधों एवं जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी स्थान हो, उस स्थान पर कितने पौधे, कितने वृक्ष, कितने जंतु पाए जाते हैं, और उसी की विविधता को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। और एक लाइन में अगर कुछ भी ना याद रहे तो एक लाइन में आप उत्तर लिखेंगे कि जीवों की बहुलता को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। अगर बेटा जैव विविधता के प्रकार की बात की जाए तो जैव विविधता मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है आनुवांशिक जैव विविधता, एक होता है प्रजातिगत जैव विविधता, और एक होता है पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता।
आनुवांशिक जैव विविधता को जानने से पहले पहले आनुवांशिकता को समझने का प्रयास कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में आनुवांशिकता को पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि आनुवांशिकता होता क्या है। देखिए, आनुवांशिकता को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं और इसका डेफिनेशन है स्टडी ऑफ जीन वेरिएशन एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, जीन एंड वेरिएशन इज नोन एज जेनेटिक्स। अर्थात इसको हिंदी में जान लीजिए, आनुवांशिकता का मतलब होता है एक ऐसे विषय का अध्ययन जिसमें वंशानुगत लक्षण, जीन और उसमें विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स टर्म वाज प्रपोज्ड बाय बेटसन। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। एंड ग्रेगर जॉन मेंडल प्रपोज 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इन्होंने दिया था। अब आते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं, जिनमें हम लोग जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वंशानुगत लक्षण का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक ऐसा कैरेक्टर जो माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक पदार्थों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है, ऐसे लक्षण को बेटा हेरिडिटरी कैरेक्टर कहा जाता है। और इसी की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं, दिस इज द जेनेटिक्स। अब आते हैं बेटा जैव विविधता पर आते हैं। तो जैव विविधता का जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप्स का होता है। आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातिगत जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता। अगर आनुवांशिक जैव विविधता की बात करते हैं तो एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता, एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता। जैसे मैं हूं, आपके डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं मिस्टर RK पांडे सर, जो जोहार एडू कैंपस के डायरेक्टर हैं। आपके जो जोहार एडू कैंपस के एक विशेषज्ञ जो हैं, इतिहास विशेषज्ञ जो हैं, गर्ग साहब हैं। हम सभी लोग मानव प्रजाति हैं, हम सभी लोग मानव ही हैं ना, कुछ और तो नहीं लगते हैं, मानव ही लगते होंगे। लेकिन बेटा अगर हम लोग का जीनीय संरचना का, जीन स्ट्रक्चर की स्टडी अगर की जाए तो जाहिर सी बात है कि मेरा जीनी स्ट्रक्चर कुछ और होगा, मेरा जीनोम सीक्वेंसिंग अलग होगा। गर्ग साहब जो इतिहास वाले हैं उनमें कुछ ऐतिहासिक जीन का जो सीक्वेंस दिखाई देगा, डायरेक्टर साहब है उनका जीन सीक्वेंस अलग दिखाई देगा। तो अलग अलग सबके जीन सीक्वेंस होते हैं। जब एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीन संबंधी संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा प्रजातिगत जैव विविधता है। प्रजातिगत जैव विविधता का मतलब होता है जब विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन करते हैं। विभिन्न जातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता का अध्ययन का तात्पर्य मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ हैं, हम लोग सभी लोग मानव हैं और हमारे साथ गाय है, हमारे साथ कुत्ता है, हमारे साथ बकरी है, हमारे साथ आम का पौधा है। तो जब विभिन्न जातियों के मध्य जो विविधता देखने को मिल रहा है, इसी को प्रजातिगत जैव विविधता के नाम से जाना जाता है बेटा। तीसरा जो है पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता किसे कहते हैं, जब एक क्षेत्र की विविधता या परितंत्र के आधार पर पाए जाने वाली विविधता का अध्ययन करते हैं। थोड़ा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आप सभी लोग मेरी बात को गौर से आप लोग सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरी तरफ देखिए और मेरी बात को सुनिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि पारिस्थितिक तंत्र, जैसे मान लीजिए आप झारखंड के रहने वाले हैं, एक बड़ा ही बेहतरीन स्थान है, बड़ा ही हरा भरा क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र को प्रणाम करता हूं जहां हरियाली होती है, जहां जंगल पाया जाता है, बड़ा खूबसूरत जगह है वो। और उसी के बगल में आपका बिहार है, आप देख लीजिए। तो झारखंड और बिहार में आपको बहुत सारा अंतर दिखाई देगा, दोनों परितंत्रों में अंतर दिखाई देगा बेटा। तो जब किसी दो परितंत्र में जब अंतर दिखाई दे, विविधता दिखाई दे, उसे पारिस्थितिक तंत्र विविधता के नाम से जाना जाता है। तो जैव विविधता का कितना प्रकार हो गया, जैव विविधता के 3 प्रकार हुए। पहला जो प्रकार है उसे हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, दूसरा प्रकार है उसे हम लोग प्रजातिगत जैव विविधता कहते हैं, और तीसरा जो प्रकार है उसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता के नाम से जानते हैं बेटा। अब देखो बेटा, जैव विविधता के स्तर की बात की जाएगी। तीसरा जो इसमें आप टॉपिक लिखेंगे, जब मुख्य परीक्षा में लिखेंगे तो जैव विविधता के स्तर की बात करेंगे। तो जैव विविधता के जब स्तर की बात की जाएगी तो जैव विविधता के 3 स्तर हैं बेटा।
एक है स्थानीय स्तर, एक है राष्ट्रीय स्तर, एक है वैश्विक जैव विविधता। जब स्थानीय जैव विविधता की बात की जाएगी तो उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, और जब राष्ट्रीय स्तर की बात की जाएगी तो उसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं, और जब उसे वैश्विक रूप से देखा जाएगा तो उसे गामा डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम मुखर्जी नगर दिल्ली में हैं, तो इस मुखर्जी नगर में जितने भी लोग हैं, जितनी भी प्रजातियां इस स्थान पर पाई जाएं, इस छोटे से स्थान पर, तो इतने दूरी में जितनी भी जीवधारियों की प्रजातियों में विविधता देखने को मिलेगा, उसे बेटा हम लोग स्थानीय जैव विविधता या अल्फा बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे, भूलिएगा मत इसको। उसके बाद बेटा राष्ट्रीय जैव विविधता जो होता है, राष्ट्रीय जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? इसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। बीटा डाइवर्सिटी क्यों कहते हैं? किसी राष्ट्र या बड़े क्षेत्र की विविधता, किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता का अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र में, किसी प्रदेश में या किसी देश में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक स्थिति का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे बीटा डाइवर्सिटी या राष्ट्रीय जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। और जब बेटा वैश्विक जैव विविधता की बात करें तो इसे गामा विविधता के नाम से जाना जाता है। विस्तृत भौगोलिक प्रदेश की विविधता होती है, प्रजातियों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसे हम लोग वैश्विक जैव विविधता के नाम से जानते हैं, इसे गामा विविधता के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जैव विविधता के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला स्तर है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा स्तर है बीटा डाइवर्सिटी, तीसरा है गामा डाइवर्सिटी, जिसे स्थानीय जैव विविधता, जिसे राष्ट्रीय जैव विविधता और जिसे वैश्विक जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बेटा, ये तो जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं और जैव विविधता के स्तर कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताया गया। अब ये जो है कुछ संकटापन्न प्रजातियां हैं, इन पर आप लोग को डिस्कस नहीं करना है, आप लोगों को